नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जब ओलंपस नाम सुनते हैं तो आपको शायद एक शान जापानीज कंपनी का ख्याल आता होगा जो कैमरास बनाती है। लेकिन क्या आपने उनके दशकों लंबी चल रही फ्रॉड की कहानी सुनी है? हाँ, ये ओलंपस ने किया था, जो कि जापानीज इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड था। ओलंपस के बारे में सोचने पर शायद आपको उनकी कैमरास याद आती होगी, लेकिन ओलंपस कॉर्पोरेशन प्रिसीजन ऑप्टिक्स और इमेजिंग टेक्नोलॉजी का काम करती है। 1919 में स्थापित हुए ओलंपस ने पहली बार माइक्रोस्कोपिक और थर्मोमीटर्स बनाए थे। 1936 में ओलंपस ने अपना पहला कैमरा ओलंपस 1 लॉन्च किया था। ओलंपस ने 1950s में मेडिकल इक्विपमेंट फील्ड में कदम रखा था। उन्होंने गैस्ट्रो कैमरा बनाया था, जो मॉडर्न एंडोस्कोप का प्रेडिसेसर था। ये मूव ने मेडिसिन फील्ड को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया था और ओलंपस को इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर बना दिया था। 21st सेंचुरी के शुरू होने तक ओलंपस एक मल्टीफेस्टेड कॉर्पोरेशन बन चुका था, जिसका बिजनेस साइंस, इमेजिंग और मेडिकल सेक्टर में था। वो एक ट्रस्टेड नेम था जिन्होंने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए अपनी रिलायबिलिटी, इनोवेशन और कमिटमेंट दिखाई थी। इसलिए जब उनका फाइनेंशियल फ्रॉड स्कैंडल सामने आया तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेशन नहीं थी, बल्कि एक संस्था थी जो जापानीज रेजिलेंस और इनोवेशन का प्रतीक थी। इसलिए स्कैंडल इतना शॉकिंग था। ओलंपस ऑफिस बिल्डिंग के अंदर कॉर्पोरेट डिसीट का कल्चर चल रहा था। 1980s में बहुत सारी जापानीज कंपनीज अपना एक्सपोर्ट से पैसे कमाने में स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि उनकी करेंसी जापानीज येन बहुत स्ट्रॉन्ग था। ओलंपस एग्जीक्यूटिव्स चाहते थे कि कंपनी स्टेबल और प्रॉस्परस दिखे। अगर इसके लिए उन्हें थोड़े शॉर्टकट्स लेने पड़े तो वो तैयार थे। ओलंपस एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी के बुक्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना शुरू कर दिया था ताकि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर दिखे। ओलंपस के प्रेसिडेंट जो 1984 से 1993 तक थे, उन्होंने 1996 में निकी इंडस्ट्रियल न्यूज़पेपर से बात की थी। उन्होंने कुछ इंटरेस्टिंग बातें रिवील की थी। उन्होंने बताया था कि ओलंपस को फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का सहारा लेना पड़ा था अपनी एंड्स मीट करने के लिए। मतलब कि कंपनी ने फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स और दूसरे रिस्की वेंचर्स में इन्वेस्ट किया था कुछ कैश बनाने के लिए। लेकिन ओलंपस के लिए किस्मत साथ नहीं दी। 1990s में शुरू में टोक्यो इकोनॉमिक बबल बस्ट हो गया, इसलिए उनका फाइनेंशियल इंजीनियरिंग प्लान ज़्यादा कामयाब नहीं हुआ। 1991 में ओलंपस ने अपने इन्वेस्टमेंट पर $84 मिलियन का नुकसान उठाया था। अक्टूबर 1999 के फाइनेंशियल रिजल्ट से पता चल रहा था कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट और करेंसी स्वैप मार्केट में खेलकर $123 मिलियन का नुकसान उठाया था। कंपनी इतनी डेस्परेट हो गई थी कि उन्होंने एक पॉन्जी स्कीम में और $22 मिलियन का नुकसान उठाया। समय के साथ साथ लॉसेस बढ़ते गए और $1 बिलियन से ज्यादा हो गए, लेकिन ये सब हिडन थे और बुक से बाहर थे। ये एक बहुत बुरी सिचुएशन थी। ओलंपस को इस प्रॉब्लम को जल्दी से खत्म करने की जरूरत थी। उनका प्लान बहुत अब्सर्ड था। ओलंपस ने जानबूझकर कुछ कंपनीज को इन्फ्लेटेड प्राइसेस पर खरीदने का प्लान बनाया था। फिर वो एक्सेस फंड्स को अपने अकाउंटिंग में कवर अप करने के लिए यूज करते थे। ये एक्सेस फंड फेक प्राइसेस से आए थे जो इनकम के रूप में लिखे गए थे। इस अब्सर्ड प्लान के साथ वो शॉपिंग स्प्री पर चले गए और 100 से ज्यादा कंपनीज को खरीद लिया, जिसमें पेट केयर और डीवीडी प्रोडक्शन जैसे सेक्टर्स भी थे। एक और टेक्टिक था एडवाइजरी फीस को ओवरस्टेट करना। ओलंपस ने शीसेस कंपनी या एंटिटीज को एग्जॉर्बिटेंट एडवाइजरी फीस दी थी। ये फीस लेजिटिमेट एक्सपेंसेस के रूप में रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन इन्हें लॉसेस छुपाने के लिए भी यूज किया गया था। जापान ने अकाउंटिंग रेगुलेशंस में चेंज किया। इससे ओलंपस घबरा गए और उन्होंने अपने एसेट्स को फेयर मार्केट वैल्यू पर बुक करना शुरू कर दिया। और छुपाने के लिए उन्होंने ऑफ बैलेंस शीट एंटिटीज क्रिएट करने शुरू कर दिए लॉसेस छुपाने के लिए। इस चाउस में ट्रैक्स कवर करना मुश्किल हो जाता है और डिसेप्टिव टेक्निक्स नोटिस हो गई। कंपनीज ऑडिटर्स KMPG ने अनयूजुअल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, स्पेशली इन्फ्लेटेड एडवाइजरी फीस के बारे में कंसर्न रेज किए थे, लेकिन उनके कंसर्न्स का कोई असर नहीं हुआ। ओलंपस एग्जीक्यूटिव्स ने क्लीन आने की बजाय उल्टा काम किया। उन्होंने KMPG को रिप्लेस करके अर्नेस्ट यंग को हायर कर लिया। ओलंपस एग्जीक्यूटिव्स को लगा था कि उन्होंने बुलेट डॉज कर लिया है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि स्कैंडल ऑलरेडी अनरेवल हो रहा है। बस एक छोटी सी पुश की जरूरत थी। एंटर माइकल वुडफॉर्ड। उन्होंने कहा कि वो आपको सू करेंगे। माइकल क्रिस्टोफर वुडफॉर्ड एक ब्रिटिश बर्न बिजनेसमैन ओलंपस के लिए 1980s से काम कर रहे थे। वो रूल्स के लिए स्टिकलर थे। वो सेल्समैन से मैनेजर बने और 2001 में ओलंपस यूरोपियन डीलिंग का एक बड़ा हिस्सा देख रहे थे। लेकिन 2008 में वुडफॉर्ड ने कुछ मिस्टीरियस एक्विजिशंस पर आईब्रो रेज की। उनका रेजिग्नेशन देने के फिगर पर थे, लेकिन उससे पहले उन्हें एश्योरेंस मिल गए कि सब कुछ ऑर्डर में है।
और सस्पिशियसली उन्हें ओलंपस के यूरोपियन ऑपरेशंस का हेड बनाया गया था। उन्हें ओलंपस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सीट भी मिली थी। उनकी उम्मीद थी कि वुडफोर्ड प्रमोशंस लेकर चुप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2011 में वुडफोर्ड का एक जर्मन कुलीग ने जापानीज बिजनेस मैगजीन फैक्टर में देखी गई इंफॉर्मेशन पर कंसर्न्स रेज किए। आर्टिकल में कुछ पास्ट एक्विजिशंस को सस्पिशियस बताया गया था। वुडफोर्ड ने ओलंपस सीईओ किकुगावा को लेटर लिखे जिसमें उन्होंने रिस्पॉन्स मांगा और रेजिग्नेशन देने की धमकी दी, लेकिन फिर से कंपनी रिस्पॉन्स ये था कि इश्यूज एड्रेस ना करें बल्कि वुडफोर्ड को प्रमोट करें। वो सीईओ और प्रेसिडेंट बन गए। किकुगावा को कंपनी सीईओ बनाया गया, लेकिन स्ट्रेंज कॉर्पोरेट बिहेवियर यहाँ खत्म नहीं हुआ। 6 मंथ्स के अंदर वुडफोर्ड को सीईओ पोजीशन दी गई थी, जबकि किकुगावा बोर्ड का चेयरमैन रह गया था। वुडफोर्ड को प्रमोट किया जा रहा था, लेकिन उन्हें ये नहीं चाहिए था। उन्हें सिर्फ ये जानना था कि कंपनी में क्या हो रहा है। वुडफोर्ड को सीईओ बनने का मूव पॉपुलर नहीं था। सब कंफ्यूज थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद उन्हें टॉप पोजीशन इसलिए दी गई थी ताकि किकुगावा उन्हें साइडलाइन से कंट्रोल कर सके। ये सच था, लेकिन इस मूव के रीजंस और भी सिनिस्टर थे। किकुगावा के लिए अनफॉर्चुनेटली वुडफोर्ड बिल्कुल भी ओबीडियंट नहीं थे। उन्होंने अपनी नई पावर का यूज़ करके सारे गलत काम अनकवर करने की कोशिश की। इस प्रोसेस में उन्होंने ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रिकवर किए, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफशोर अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए थे। जब उन्होंने ये नई इंफॉर्मेशन बोर्ड को दी, उनका सामना विक्ट्रियल से हुआ। इस बार वुडफोर्ड के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्हें अब्रप्टली सीईओ पोजीशन से फायर कर दिया गया और किकुगावा को फिर से रीइंस्टेट कर दिया गया था। माइकल का डिसमिसल फ्लरी ऑफ स्पेकुलेशंस और डिबेट्स के कारण बना कंपनीज इन्वॉल्वमेंट इन फ्रॉड के एक्सेंट के बारे में। ये भी इंडिकेट करता था कि ओलंपिक्स के कॉरपोरेट कॉरिडोर्स में कुछ डीपली एमिस था। अपनी सेफ्टी के लिए डर कर माइकल वुडफोर्ड जापान से इंग्लैंड भाग गए। यहाँ वो तुरंत इन्वेस्टिगेटर्स के साथ कॉर्पोरेट करने लगे। ओलंपस अफोर्ड्स टू कीप द स्कैंडल्स अंडर रैप्स वर अनडोन द मूवमेंट माइकल वुडफोर्ड वाज प्रमोटेड। उनकी प्रेसिडेंट डिगिंग ही उनके अब्रप्ट डिसमिसल के कारण बनी और डिसमिसल ने रेगुलेटर्स वर्ल्ड वाइड से अटेंशन अट्रैक्ट की। बैग निकल चुका था और नवंबर 8, 2011 को ओलंपस ने पहली बार अपनी फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को एडमिट किया। उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि उन्होंने लॉसेस कवर अप करने के लिए फंड्स यूज़ किए थे। ब्लेम स्क्वायरली फॉर्मर सीईओ किकुगावा, ऑडिटर हिडेयो यामाडा और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हिसाशी मोरी पर डाला गया था। ओलंपस का कन्फेशन बहुत लेट आया था। स्कैंडल ऑलरेडी स्नोबॉल हो चुका था और जापानीज हिस्ट्री का सबसे बड़ा और लॉन्गेस्ट लिव्ड फाइनेंशियल फ्रॉड बन चुका था। 19 ऑफिशियल रिजाइन हुए और मैसिव अकाउंटिंग स्कैम के लिए लॉसूट फेस किया। सभी बोर्ड मेंबर्स स्कैंडल में इम्प्लिकेटेड थे और 2012 में एक इमरजेंसी शेयर होल्डर मीटिंग में रिजाइन हो गए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ओलंपस शेयर्स शार्पली ड्रॉप हुए। वो अबाउट 75 to 80% गिर गए। इस डिजास्टर के रिस्पॉन्स में जापान, यूके और यूएस अक्रॉस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस शुरू हुए। ओलंपस में स्वीपिंग चेंजेस लाने पड़े। 2700 जॉब्स कट हुए और अबाउट 40% ऑफ इट्स 30 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को 2015 तक बंद कर दिया गया। स्टॉक प्राइस इंप्रूव हुआ एज अ रिजल्ट और ग्रेजुअली जैप स्कैंडल पब्लिक मेमोरी से फेड हुआ तो स्टॉक आज उसके मिड स्कैंडल लो से मल्टीपल टाइम्स ग्रो हो गया। रेगुलेटरी बॉडीज से माउंटिंग प्रेशर के रिस्पॉन्स में ओलंपस में एक इंडिपेंडेंट कमेटी स्टैब्लिश करने पर मजबूर हुआ। 6 मेंबर कमेटी जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ने लीड किया था, उनका टास्क था डिसीट का टैंगलेंट वेब अनरेवल करना। फ्रॉड का माउंटिंग एविडेंस होने के बावजूद ओलंपस मैनेज टू अवॉइड बीइंग डेलिस्टेड फ्रॉम द टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। उन्होंने 5 years वर्थ ऑफ करेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ओवरड्यू फर्स्ट हाफ रिजल्ट्स बैकफाइल किए जस्ट आवर्स बिफोर द सेट डेडलाइन। 2017 में टोक्यो कोर्ट ने 6 फॉर्मर ओलंपस एग्जीक्यूटिव्स को ऑर्डर दिया था कि वो ओवर $500 million इन डैमेजेस पे करें। 2019 में टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक शेयर होल्डर डेरिवेटिव लॉसूट के थ्रू 3 ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड ब्रेकिंग $435 million फाइन लगाया। हमारे विसल ब्लोअर को उनके एफर्ट्स के लिए अच्छा रिवॉर्ड मिला। उन्हें ओलंपस के डिफेमेशन और रॉन्गफुल डिसमिसल के लिए £10 million मिले। रिवील हुआ कि ओलंपस ने लेट 1980 से $1.5 billion के लॉसेस कंसील किए थे, लेकिन जब सब कुछ खत्म हो गया तो इन्वेस्टर्स एस्टिमेट कर रहे थे कि बुक से मोर देन $4.9 billion मिसिंग थे। ओलंपस
जो एक बार कॉर्पोरेट सक्सेस का विक्टिम था, अब कॉर्पोरेट फ्रॉड का पोस्टर चाइल्ड बन गया था। ये जापानीज कॉर्पोरेट लैंडस्केप में शॉकवेव्स भेज रहा था और 4 इयर्स के बाद ओलंपस स्कैंडल ब्रोक होते ही तोशिबा कॉर्पोरेशन को पकड़ा गया था 7 इयर्स ऑफ अर्निंग को 1.2 बिलियन US तक इन्फ्लेट करने के लिए। ओलंपस स्कैंडल ने हमें दिखाया कि प्रॉफिटेबल दिखने के लिए हर कॉस्ट पर खतरा क्या होता है। उसने जापान और बियॉन्ड में मोर ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस और बेटर चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए कॉल किया। विसल बॉलर माइकल वुडफोर्ड्स एक्शंस ने दूसरों को इंस्पायर किया ट्रुथ और जस्टिस प्रेशर करने के लिए इवन एट पर्सनल कॉस्ट। स्कैंडल ने ग्रीड और इंटीग्रिटी, कॉम्प्लिकेंसी और पेजिलेंस, करप्शन और जस्टिस के बीच स्ट्रगल हाईलाइट किया। ये याद दिलाता है कि ट्रुथ और जस्टिस विल प्रिवेल ओवर फ्रॉड। जब आप नंबर्स के बारे में झूठ बोलते हैं तो आप सिर्फ थोड़ी देर तक इससे बच सकते हैं। एंड में सब कुछ कैटास्ट्रोफिक फेलियर अवेट्स। एक साइड नोट, मुझे खुशी हुई देखकर कि फ्रॉड के ईयर्स फॉलोइंग में कुछ जस्टिस मिला। कुछ हाई अप ऑफिशियल्स को जापानीज जस्टिस सिस्टम ने ऑब्सोल्युटली ब्लास्टेड किया। इसने दूसरों को क्लियर मैसेज भेजा, डोंट डू दिस। तो ये थी ओलंपस फ्रॉड की कहानी। मुझे पता है मैं रेयरली इसके बारे में बात करता हूँ, लेकिन सेकंड म्यूजिक चैनल ऑलमोस्ट 20,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच गया है। अगर आपको ये पसंद आए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नाम है डुगोगो और आप कोल्ड फ्यूजन देख रहे हैं और मैं जल्द ही अगले एपिसोड के लिए आपसे फिर मिलूंगा। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड फन।